Hello everyone. Today we are going to study about some MCQ based on the chapter 3 current electricity. First one is the unit of electric power is. जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसके यूनिट क्या होते हैं? ए ऑप्शन गिवन है वोल्ट, बी ऑप्शन है जूल, सी वॉट, डी किलोवाट आवर्स. सो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसके यूनिट होते हैं वॉट. So in this question, C is the option. The unit of electric power is watt. Question number 2. The heat produced by a 100-watt heater in 2 minutes is equal to. जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी किसी हीटर के द्वारा जिसकी पावर जो है 100 वाट है फॉर 2 मिनट, वो कितनी होगी? फर्स्ट ऑप्शन ए 4 into 10 raised to power 3 joule, B 6 into 10 raised to power 3 joule, C option is 10 into 10 raised to power 3 joule, and the last one D is 12 into 10 raised to power 3 joule. गिवन है एक हीटर जो है उसकी पावर कितनी है? इक्वल टू 100 वाट एंड टाइम कितना है? 2 मिनट. 2 मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे. 2 × 60 दिस इज इक्वल टू 120 सेकेंड. वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो पावर टाइम और हीट के बीच में रिलेशन होता है H इज इक्वल टू P × T. मतलब हीट किसके होते हैं? पावर मल्टीप्लाई टाइम. एंड दिस इज इक्वल टू पावर आ गया 100 × 120. दिस इज इक्वल टू 12000 12,000 हो जाएगा. और इसको हम लिख सकते हैं 12 into 10 raised to power 3 joule. D is the correct option. The heat produced by a 100-watt heater in 2 minutes is equal to 12 multiplied 10 raised to power 3 joule. Question number 3. What is the resistance of a 1000-watt heater marked for 230 volt? A option is 22.9 ohm, B option is 32.9 ohm, C option 42.9 ohm, D option 52.9 ohm. हमारे पास गिवन है एक हीटर है जिसकी पावर 1000 वाट है और जो वोल्टेज है 230 वोल्टेज है. सो इन दिस केस हमने रेजिस्टेंस निकालनी है. सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस इन दिस केस. एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास पावर जो है 1000 वाट है और वोल्टेज कितनी है? 230 वोल्ट. हमने निकालना क्या है? रेजिस्टेंस निकालनी है. तो हमारे पास एक रिलेशन होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. सो इसको रिअरेंज कर लेंगे. दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, क्योंकि हमने आर निकाला है रेजिस्टेंस. तो वैल्यू भर देंगे. वी की वैल्यू हमारे पास 230 का स्क्वायर हो जाएगा ओवर पावर 1000. दिस इज इक्वल टू 230 स्क्वायर का मतलब 230 मल्टीप्लाई बाई 230 डिवाइड बाई 1000. जीरो के साथ जीरो कट, इसके साथ ये कटिंग हो जाएगी. और 23 मल्टीप्लाई 23 होता है 529 और डिवाइड बाई 10 तो ये बन जाएगा. दिस इज इक्वल टू 42.9 ओहम. तो रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 52.9 ओहम. ऑप्शन डी इज करेक्ट. The resistance of a 1000-watt heater marked for 230 volt is 52.9 ohm. Question number 4. Which of the following is responsible for the flow of current in a conductor? जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जैसा कि हम जानते हैं जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके कारण ही करंट जो फ्लो करता है.
तो यहाँ पे जो है हमारे पास बी इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द free electrons are responsible for the flow of current in a conductor. Question number 5. When a current flow in a conductor, the order of magnitude of drift velocity of electron through it is, A option है 10 raised to power minus 7 centimeter per second, B option है 10 raised to power minus 2 centimeter per second, C option है 10 raised to power 4 centimeter per second, D ऑप्शन है 10 रेज टू पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में गिवन है कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, मींस उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो सम वेलोसिटी के साथ फ्लो करेंगे और उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हम जानते हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है 10 रेज टू पावर माइनस 2 centimeter per second. So in this question B is the correct options. When the current flow through a conductor, then the order of drifting velocity of electrons through it is 10 raised to power minus 2 centimeter per second. Question number 6. For a conductor, the relation between current density, conductivity and the electric field intensity is, A option is J is equal to sigma over E, B option is J is equal to sigma E, and C option is J is equal to E over sigma, and D option is none of these. किसी कंडक्टर में जो हमारे पास उसकी जो करंट डेंसिटी होगी, कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो जो ये जो तीन क्वांटिटी है इनके बीच जो रिलेशन होगा वो इसमें हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगी, J इज इक्वल टू सिग्मा E. सो इन दिस क्वेश्चन द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर. क्वेश्चन नंबर 7. कंडक्टिविटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज, A ऑप्शन इज इनफाइनाइट, B ऑप्शन वेरी लार्ज, C ऑप्शन वेरी स्मॉल, D ऑप्शन 0. जो कंडक्टिविटी होती है सुपर कंडक्टर की वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है या वेरी लार्ज होगी या वेरी स्मॉल या 0. एज वी नो दैट द कंडक्टिविटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज इनफाइनाइट. सो इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द करेक्ट, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज इनफाइनाइट. क्वेश्चन नंबर 8. For a metallic wire, the ratio potential over current is, A option है independent of temperature, B option है increase as the temperature rises, C option है decrease as the temperature rises, D option है increases or decreases as the temperature rises depending upon the metal. As we know that the ratio of potential and current is equal to resistance of the conductor, means जो रेशियो होगी पोटेंशियल और करंट के बीच वो किसके बराबर होती है, आर के बराबर होती है. जैसा कि हम जानते हैं जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी वायर का तो उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी. सो जो रेशियो होती है पोटेंशियल और करंट के बीच में वो आर के बराबर होती है. सो यहाँ पे जो रेशियो आएगी इंक्रीज एज द टेम्परेचर राइजेज हो जाएगा. सो हेयर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. फॉर ए मेटेलिक वायर रेशियो पोटेंशियल ओवर करंट इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर राइजेज. क्वेश्चन नंबर 9. अ करंट फ्लो इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 volt फॉर 20 minutes. द हीट प्रोड्यूस इज, ए ऑप्शन है 140 कैलोरी, बी ऑप्शन 280 कैलोरी, सी ऑप्शन 700 कैलोरी एंड डी ऑप्शन इज 2800 कैलोरी. क्वेश्चन में गिवन है कि करंट जब फ्लो कर रहा है किसी वायर में से तो उसकी जो रेजिस्टेंस है 5 ओम है और पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट है और कितने टाइम के लिए, 20 मिनट के लिए. तो उसके लिए हमने
उस केस में हीट निकाल दी है कि उसमें कितनी हीट जो है प्रोड्यूस हो रही है। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन में गिवन है रेजिस्टेंस जो है वायर की वो कितनी है, दिस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 5 ओम, वोल्टेज कितनी है 7 वोल्ट, टाइम कितना आ रहा है 20 मिनट। अभी 20 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई 60, दिस इज इक्वल टू 1200 सेकंड। अभी हमने निकालना है हीट, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, टाइम और हीट के लिए एक रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू जूल हीटिंग इफेक्ट। हीट किसके बराबर होती है, करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम। अभी हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आर आई, तो I इज इक्वल टू वी पॉन आर हो जाएगा। अभी I इज इक्वल टू वी पॉन आर हम यहाँ पे वैल्यू भर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, V पॉन आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। सो दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर टी, आर के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वी हैव लेफ्ट विद वी स्क्वायर आर टी। अभी हम यहाँ पे वैल्यू भर देंगे, वी की कितनी वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई टाइम 1200 ओवर रेजिस्टेंस है हमारे पास 5, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई 1200 बाई 5, 5 के साथ कटिंग कर देंगे, 5 टू द 10 टू 12, 5 4 20, 4 0, अभी आपके पास 0 के साथ 0 लिख दिया हमने। तो जब हम 49 और 240 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,760 जूल। अभी यहाँ पे कैलोरी में निकाली हमने हीट, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 4.2 के साथ, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 2800 कैलोरी। तो हीट कितनी आ गई 2800 calorie. D is the correct option, 2800 calorie. A current flow in a wire of resistance 5 ohm having potential difference 7 volt for 20 minutes, then the heat produced is 2800 calorie. Question number 10. With increase in temperature, resistance of metal, A option is decreases, B increases, C remain constant, D first decreases and then increases. क्वेश्चन में गिवन है अगर हम किसी मेटल का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर दें तो हमारे पास जो उसकी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, या बढ़ेगी वो, या कम होगी, या कांस्टेंट रहेगी, या फिर फर्स्ट वो डिक्रीज करेगी देन इंक्रीज। As we know that when we can increase the temperature of a metal, then its resistance increases. So here B is the correct option. With increase in temperature, resistance of metal increases. Question number 11. If the length and area of cross section of a conductor are double, then its resistance will be A option unchanged, B option है हाफ, सी ऑप्शन डबल, डी ऑप्शन क्वार्टर्स। क्वेश्चन में गिवन है अगर हम किसी कंडक्टर की जो लेंथ है उसको हम डबल कर दें और साथ में एरिया को भी डबल कर दें तो जो उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो लेट अस सी एक्सप्लेनेशन। मान लेते हैं हमने एक ये वायर ले ली जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी R इज इक्वल टू रो L ओवर A। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो L डैश कितना बन गया 2L, न्यू लेंथ जो बनेगी। एरिया को भी हम डबल कर दें तो न्यू एरिया भी हो गया 2A। सो न्यू रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी R डैश इज इक्वल टू रो L की जगह क्या जाएगा अभी 2L और एरिया की जगह अभी 2A, 2 के साथ 2 कैंसिल, वी हैव लेफ्ट विद R डैश इज इक्वल टू रो L ओवर A, और रो L ओवर A किसके बराबर है, दैट इज जो रेजिस्टेंस है वायर की। तो R डैश इज इक्वल टू R मीन्स जो रेजिस्टेंस है, जो न्यू रेजिस्टेंस आई वो प्रीवियस वन के है, अगर हम उसके
एरिया को डबल कर देते हैं और लेंथ को डबल कर देते हैं। सो इस तरह से क्या ऑप्शन आ जाएगी वहाँ पे कि जो रेजिस्टेंस होगी अनचेंज्ड रहेगी अगर हम उसके एरिया को ट्वाइस कर देते हैं वायर के और लेंथ को भी ट्वाइस कर देते हैं। A is the correct option, unchanged. If the length and area of cross section are double, then its resistance will be unchanged. Means अगर हम एरिया और लेंथ को डबल कर दें किसी कंडक्टर की तो जो उसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो अनचेंज्ड रहेगी, मतलब उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर इफ गैल्वेनोमीटर शो नल डिफ्लेक्शन इन द गिवन मीटर ब्रिज सेटअप। हमारे पास एक ये मीटर ब्रिज की सेटअप दी गई है, इसमें हमारे पास फर्स्ट गैप में 65 ओम की रेजिस्टेंस लगी है, सेकंड गैप में हमने आर रेजिस्टेंस लगाई हुई है और जो बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है जब गैल्वेनोमीटर जो है नो डिफ्लेक्शन देगा तो वहाँ पे आ रही है बैलेंसिंग लेंथ L 40 सेंटीमीटर आ रही है, तो हमने यहाँ पे जो अननोन रेजिस्टेंस निकालनी है। इसके लिए ऑप्शन ए है 97.5 ओम, बी ऑप्शन है 105 ओम, सी ऑप्शन है 150 ओम एंड डी ऑप्शन इज 110 ओम। एक्सप्लेनेशन, एज वी नो दैट इन केस ऑफ ए मीटर ब्रिज explanation, as we know that in case of a meter bridge the unknown resistance can be calculated by the relation R is equal to 100 minus L over L multiply S। सो दिस इज इक्वल टू 100 माइनस लेंथ कितनी दी है हमारे पास वहाँ पे 40 ओवर 40, एल जो है 40 है, मल्टीप्लाई एस वाली रेजिस्टेंस जो है हमारे पास 65 ओम है। तो सॉल्व करेंगे 100 माइनस 40, 60 ओवर 40 हो गया, मल्टीप्लाई 65, 0 के साथ 0 और यहाँ पे 2 3 द 6 और 2 2 द 4, दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 65 ओवर 2। सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 द 15, 6 3 द 18, 1 19 195 डिवाइड बाई 2, तो 9 2 द 18, 1 19 15, तो 7 2 द 14 पॉइंट 10 और 5 2 द 10, this is equal to 97.5 ohm. A option is the correct option. The unknown resistance is 97.5 ohm. Question number 13. When length of a metallic wire is double and area of cross section is reduced to half, then its resistance becomes A option half, B option double, C option 4 times, D option no change. क्वेश्चन में गिवन है एक मेटेलिक वायर है, अगर हम उसकी लेंथ को डबल कर दें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कितना कर दें, हाफ कर दें, तो उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर उस क्या फर्क पड़ेगा, मतलब उसकी रेजिस्टेंस कितनी रह जाएगी, बढ़ेगी या कम होगी। सो लेट अस सी कि वो हाफ हो जाती है या डबल हो जाती है या 4 टाइम आती है या फिर उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं आती है। एक्सप्लेनेशन, let us consider a wire having length L and area of cross section A. Then we know that resistance of this wire is equal to rho L over A, where R is the resistance of wire, rho is the resistivity of the wire, L be the length of this wire and A be the area of cross sections. Then according to question में given है हमारे पास कि जो हमारे पास लेंथ जो है वायर की, अगर हम उसको डबल कर देते हैं, डबल मतलब 2L, तो न्यू लेंथ L डैश आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2L और एरिया जो है इट्स एरिया रिस्पेक्टिवली इंक्रीज्ड टू हाफ, मतलब एरिया कितना कर देते हैं हम उसका, न्यू एरिया A डैश बन जाएगा, मान लो हाफ मतलब 1/2 A।
सो नो न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगी आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश ओवर ए डैश। एल डैश आएगा 2L रो 2L ओवर एरिया ए बाई 2। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। दिस इज इक्वल टू रो 4L ओवर ए। दिस इज इक्वल टू 4 रो L ओवर ए। दिस इज इक्वल टू रो L ओवर ए किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, तो ये बन जाएगा 4R। सो रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन। C is the correct option. When length of a metallic wire is double and area of cross section is reduced to half, then its resistance become 4 times the previous one. Question number 14. The instrument for the accurate measurement of the EMF of a cell is, the first option A is a voltmeter, B option potentiometer, C option an ammeter, D option slide wire bridge। सो क्वेश्चन में गिवन है एक इंस्ट्रूमेंट जिसका हम यूज करते हैं टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है सेल की, उसको फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर का या पोटेंशियोमीटर का या अमीटर और स्लाइड वायर ब्रिज। तो इसमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी। देखो, जो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल को फाइंड आउट करने के लिए, किसका यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल इज पोटेंशियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15. व्हेन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए length L and resistance R is bent into a complete circle, resistance between any two of diametrically opposite point will be, A option है R by 4, B option है 4R, C R over 8 and D is R by 2। क्वेश्चन में गिवन है एक वायर है जिसका एरिया A है और लेंथ L, रेजिस्टेंस R है, और उस वायर को हम एक सर्कल के रूप में वेंट कर देते हैं। तो जो उसकी रेजिस्टेंस होगी किसके बीच में, जो डायमीटर बनेगा उसकी अपोजिट पॉइंट्स, तो वो किसके बराबर आएगी, वो हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे। सो लेट अस सी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। फिर क्या किया गया है, इस वायर को एक सर्कल में वेंड किया गया, मतलब इसका एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है। सो जो इसके टू अपोजिट पॉइंट्स होंगे इस वायर में, वहाँ पे हमने जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो निकालनी है। तो इस तरह से हमारे पास जब डायगोनल को मिला देंगे तो ये दो अपोजिट पॉइंट आ जाएंगे, क्लियर। सो ये पॉइंट ए हो गया और ये बी, इसकी रेजिस्टेंस आर है, तो जो प्रत्येक हाफ बना, एक हाफ ये आ गया और दूसरा हाफ ये, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी भी आर बाई 2 हो जाएगी और ये इसकी भी आर बाई 2। सिंस ईच हैज अ रेजिस्टेंस आर बाई 2 एंड दीज टू बोथ हाफ्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब ये इस तरह से पॉइंट पैरेलल में लगे हुए हैं। तो रेजिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल में 1 ओवर आर ए बी इक्वल टू 1 ओवर आर बाई 2 प्लस 1 ओवर आर बाई 2। अभी ये जो 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2yr प्लस 2yr, इसका एलसीएम आ जाएगा r और यहाँ पे 2 प्लस 2। दिस इंप्लाइज 1 ओवर आर ए बी इक्वल टू 4 ओवर आर। दिस इंप्लाइज, अभी हम इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा आर ए बी इक्वल टू आर बाई 4। तो रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, आर बाई 4। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
द रेजिस्टेंस इज R/4. क्वेश्चन नंबर 16, टोटल पावर डिसिपेटेड इन वॉट्स इन द सर्किट शोन इज। हमारे पास एक सर्किट गिवन है, उसमें जो पावर होगी वो हमने निकालनी है इन दिस सर्किट में। ए ऑप्शन हमारे पास गिवन है 4, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 40 एंड डी ऑप्शन इज 54। सर्किट में 6 ओम का रजिस्टर, 3 ओम और 4 ओम 3 रजिस्टर लगे हुए हैं और जो पोटेंशियल है वो कितना है 18 वोल्ट है। सो इसके लिए हम पहले जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर उसके बाद पावर निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगी, साथ में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो हमारे पास पावर किसके बराबर आ जाएगी P = V²/R। उस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम पावर जो है सर्किट में निकाल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगी हमारे पास R = 4 + 6 × 3/9, दिस इज इक्वल टू 6 ओम। सो पावर निकालिए तो P = V²/R हो जाएगा। V हमारे पास 18 है, तो 18 का स्क्वायर ओवर 6, 18 × 18/6 कटिंग कर देंगे, 6 3 18 एंड दिस इज इक्वल टू 3 × 18 = 54 वाट। तो पावर कितनी आ जाएगी 54 वाट। D is the correct option 54. So total power dissipated in this case or in the circuit diagram is 54 watt. Question number 17, 4 resistors are connected as shown in the figure. A 6-volt battery of negligible resistance is connected across terminal A and C. The potential difference across terminal B and D will be। हमारे पास 4 रजिस्टर दिए हुए हैं सर्किट डायग्राम में और एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी है किसके क्रॉस, ए और सी के क्रॉस। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन बी एंड डी विल बी। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बी और डी के बीच में वो हमने निकालना है। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन 1.5 वोल्ट, सी ऑप्शन 2 वोल्ट, डी ऑप्शन 3 वोल्ट। देखो हमारे पास ये जो है एक हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है इसको हम रीड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट अस सी हाउ वी कैन रीड्रॉ दिस सर्किट डायग्राम टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी। क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगी, 0 आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड डी। वो कैसे आएगा उसके लिए हम देखते हैं। जो सर्किट डायग्राम थी उसको हम इस तरह से रीड्रॉ करेंगे, क्लियर। और ये किस तरह का बनेगा, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो अगर बैलेंस्ड होगा तो रेशियो जो होगी P/Q इज इक्वल टू R/S आ जाएगा। तो यहाँ पे 5/10 इज इक्वल टू 15/30 हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो ये बैलेंस कंडीशन हो जाएगी। अगर ये व्हीटस्टोन बैलेंस्ड है तो मतलब जो पोटेंशियल होगा एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी। तो बी और डी के बीच में जब हमने पोटेंशियल निकालना है तो वो किसका हो जाएगा वी बी माइनस वी डी इज इक्वल टू 0 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल आएगा बिटवीन वी एंड डी इज 0 वोल्ट। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द पोटेंशियल बिटवीन बी एंड डी इज 0 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 18, कंडक्टिविटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज। जो कंडक्टिविटी होती है सुपर कंडक्टर की वो क्या होती है। ए ऑप्शन है इनफाइनाइट, बी ऑप्शन है वेरी लार्ज, सी वेरी स्मॉल, डी 0। एज वी नो दैट द कंडक्टिविटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज इनफाइनाइट, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कंडक्टिविटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज its conductivity। A option increases, B option decreases, C option increase linearly, D option decrease linearly। मीन्स क्वेश्चन में गिवन है अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज कर दें तो उसकी कंडक्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं
the conductivity of a conductor is decrease when we can increase the temperature of a conductor. So in this case D is the correct option. If the temperature of a conductor increases, its conductivity decreases linearly. Question number 20, the specific resistance of a conductor increases with. जो specific resistance होती है किसी भी कंडक्टर की वो इंक्रीज करती है. ए ऑप्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर, बी ऑप्शन इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, सी ऑप्शन डिक्रीज इन लेंथ, डी ऑप्शन डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की वो इंक्रीज करती है किसके साथ, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है या एरिया इंक्रीज करता है या उसकी लेंथ डिक्रीज होती है या उसका एरिया डिक्रीज होता है. इनमें से ए ऑप्शन करेक्ट होगी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है कंडक्टर की इंक्रीज करती है अगर हम उस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ. जो गॉस लॉ के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है यहाँ पे. सो जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मतलब जितने भी चार्जेस है चाहे वो इनसाइड द गॉसियन सरफेस है या आउटसाइड द गॉसियन सरफेस है तो वो सभी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये ऑप्शन हमारे पास ट्रू नहीं होगी बिकॉज क्योंकि जो चार्ज होता है गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई करता है, इनसाइड द गॉसियन सरफेस चार्ज वो जीरो होता है. सेकंड ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस. ये भी ट्रू नहीं है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, ना कि उसकी ज्योमेट्री के ऊपर. थर्ड ऑप्शन है, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये भी ऑप्शन ट्रू नहीं है. फोर्थ वन ऑप्शन बच गई हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट. तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होगी गॉस लॉ की क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो गॉसियन सरफेस के ऊपर कंटिन्यूस होती है, मतलब यूनिफॉर्म होती है, मतलब प्रत्येक पॉइंट के ऊपर वो सेम रहती है. सो फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉसियन सरफेस. द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट. Question number 22, a potentiometer is an accurate and versatile device to make electrical measurement of EMF because the method involved. जो पोटेंशियोमीटर जो होती है वो एक एक्यूरेट डिवाइस होती है EMF निकालनी है अगर हमने किसी भी सर्किट में, तो हमारे पास उसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे कौन सा मेथड लाई करता है. सो ए ऑप्शन है पोटेंशियल ग्रेडियंट, बी ऑप्शन है अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ गैल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस, डी ऑप्शन है सेल्फ. एज वी नो दैट पोटेंशियोमीटर वर्क ऑन द null point method, means a conditions in which no current flow through the galvanometers. So here B is the correct option. A potentiometer is a accurate device to make electrical measurement of EMF because this method involve a condition of no current flow through the galvanometer. Question number 23, which of the following is used to make standard resistances? A ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन कॉपर, सी ऑप्शन सिलिकॉन, डी ऑप्शन कांस्टेंट. तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है. इसमें से कौन सा मटेरियल जो है जिसका हम यूज़ करते हैं
स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस को बनाने के लिए। वी यूज कांस्टेंट वायर टू मेक द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज it is a alloy of copper and nickel and its resistivity changes very little with the temperature, thus making the value of resistivity fairly constant. This property is very helpful in making standard wire wound resistances for using in electrical circuit, क्योंकि जो हमारे पास रजिस्टिविटी होती है कांस्टेंट वायर की वो हमारे पास लिटिल चेंज होती है विद द टेम्परेचर, सो दैट्स वाई वी कैन यूज कांस्टेंट वायर फॉर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस. सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 24. With increase in temperature, resistance of metal decreases, increases, remain constant, first decreases and then increases. So हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है मेटल की वो हमारे पास इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज. Question number 25. Which of the following relation do not represent the electric power? हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई हैं और यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसके लिए रिलेशन दिए गए हैं. तो इन चारों में से एक ऑप्शन जो है वो इलेक्ट्रिक पावर के लिए सही नहीं है, मतलब करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, तो वो हमने फाइंड आउट करना है. सो लेट अस सी which option is wrong for electric power. Explanation. We know that power it is a product of potential into current, मतलब P is equal to VI होता है. एक रिलेशन पावर के लिए हो गया हमारे पास. अभी हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. ओम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है V is equal to RI. अभी थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा I is equal to V upon R. अभी जो I इज इक्वल टू वी पॉन आर है यहाँ पे भरेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा P इज इक्वल टू वी, आई की जगह आ गया वी पॉन आर, वी मल्टीप्लाई वी स्क्वायर पॉन आर, तो पावर किसके और होगी वी स्क्वायर पॉन आर, मतलब पोटेंशियल का स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस. तो दूसरा रिलेशन ये आ गया. अभी V इज इक्वल टू आर आई ये हम कहाँ पे भरेंगे अभी इस ओकेशन में, तो मतलब V की जगह भर देंगे RI, तो पावर क्या बन जाएगी P इज इक्वल टू RI मल्टीप्लाई I, दिस इज इक्वल टू RI स्क्वायर. पावर के लिए ये भी रिलेशन होता है P इज इक्वल टू RI स्क्वायर. C is the correct option. The electric power do not represent by the equation V square multiply R.